Dear students, welcome to my YouTube channel, Hemophilic by Dr. Gulzar. Dear students, प्रोटॉन NMR हमने डिस्कस कर ली थी। आज से हम स्टार्ट करेंगे कार्बन 13 NMR। सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल देख लेते हैं कि NMR में होता क्या है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर आप इसका नाम ही देखें, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, यानी जो न्यूक्लियाई है, जो न्यूक्लियस है, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वो रेजोनेंस शो करता है, रेजोनेट करता है। इसमें एक्चुअली हम रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स देते हैं और वो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स इंटरेक्ट करती हैं न्यूक्लियस के साथ जब हम उसको प्लेस कर चुके होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। यानी जब न्यूक्लियस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उसमें जो स्पिन स्टेट्स होती हैं उनकी डीजेनरेसी खत्म हो जाती है। फिर हम रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स देते हैं और जो उसकी अल्फा और बीटा स्पिन स्टेट के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस होता है उसके बराबर रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स एब्जॉर्ब हो जाती हैं उतनी फ्रीक्वेंसी की। और फिर जो न्यूक्लियाई है उसका जो प्रोटॉन है वो लोअर स्पिन स्टेट से हायर स्पिन स्टेट पर चले जाता है, यानी अल्फा से बीटा। तो कार्बन 13 NMR में भी जो कार्बन है, जो एक्टिव कार्बन है, जो NMR में अपीयर होगा वो कार्बन 13 है। अगर आपको याद हो, प्रोटॉन NMR में हमने न्यूक्लियाई पढ़ लिए थे, कौन कौन से एक्टिव हैं, कौन से एक्टिव नहीं है। अभी हम दोबारा भी एक दफा देख लेंगे जल्दी जल्दी। हमें कार्बन 13 NMR से इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी? जैसे प्रोटॉन NMR से हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स का पता चल गया था कि कितनी तरह के इसमें प्रोटॉन हैं, ये किस कार्बन के साथ कितने प्रोटॉन लगे हैं और उसके साथ वाले एटम पर कितने प्रोटॉन है, नेबरिंग का भी पता चल गया। तो यहाँ हमें नॉन इक्विवेलेंट कार्बन एटम का पता चलेगा, यानी जो टाइप्स ऑफ कार्बन एटम है उनका हमें आइडिया हो जाएगा कि कितनी तरह के हैं। और मेन कार्बन स्केलेटन का भी पता चल जाएगा। मेन कार्बन जो चेन होगी, जब हमें टाइप्स ऑफ कार्बन ही पता चल जाएंगे कितनी तरह के कार्बन है, चाहे वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, क्वाटर्नरी है, CH3 वाले कार्बन है, CH2 है यानी मिथाइल है, मिथाइलिन वाले हैं, मिथाइन वाले हैं, क्वाटर्नरी है। जब हमें कार्बन का पता चल जाएगा कितनी तरह के हैं, तो फिर हमें उसके मेन कार्बन स्केलेटन का भी आइडिया हो जाएगा। और साथ साथ जब हम प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रा करेंगे कार्बन का, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि इस कार्बन के साथ कितने प्रोटॉन अटैच हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलेंगी कार्बन 13 NMR से। अब हम देख लेते हैं किस तरह के न्यूक्लियाई एक्टिव होते हैं और किस तरह के न्यूक्लियाई इनएक्टिव होते हैं। ऐसे न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर इवन होता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इवन होते हैं, वो न्यूक्लियाई इनएक्टिव होते हैं। क्यों? उसमें प्रोटॉन की स्पिन भी पेयर अप हो जाती है और न्यूट्रॉन की स्पिन भी पेयर अप हो जाती है, यानी न्यूक्लियर स्पिन L जो है वो 0 हो जाती है। और ये हम NMR में नहीं देख सकते। जैसे कार्बन 12 है तो इसका एटॉमिक नंबर इवन है, और अगर हम इसमें न्यूट्रॉन देखें 12 - 6 6 हैं, तो इसका मतलब है ये भी इवन है, तो सारे पेयर्ड अप हो जाएंगे। पेयर अप हो जाएंगे तो उसकी नेट स्पिन 0 आ जाएगी, न्यूक्लियर स्पिन। इसी तरह ऑक्सीजन 16 भी NMR में विजिबल नहीं होगा। विजिबल कौन से होंगे? कोई ना कोई, या तो एटॉमिक नंबर ऑड होना चाहिए या न्यूट्रॉन ऑड होने चाहिए या दोनों ही ऑड होने चाहिए। ऑड एटॉमिक नंबर है, ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, इसका मतलब है दोनों की स्पिन अनपेयर्ड होगी, पेयर्ड नहीं होगी, एक दूसरे को स्पिन कैंसिल नहीं करेगी। रिजल्ट क्या निकलेगा? उसकी न्यूक्लियर स्पिन नॉन जीरो होगी। जैसा कि देखें हाइड्रोजन में उसका जो ड्यूटेरियम आइसोटोप है, इसमें देखें एटॉमिक नंबर ऑड है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है
और फिर इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 1 है, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। बोरोन का एटॉमिक नंबर ऑड है, 5 होता है, और अगर इसमें न्यूट्रॉन निकालेंगे मास में से नंबर तो वो भी 5 आएंगे, दोनों अनपेयर्ड हो जाएंगे, तो इसका मतलब है ऑड हो जाएंगे और ये न्यूक्लियस भी एक्टिव हो जाएगा। इसी तरह अगर एटॉमिक नंबर ऑड हो और न्यूट्रॉन इवन हो, ऑड एटॉमिक नंबर हो तो इसका मतलब है प्रोटॉन की स्पिन अनपेयर्ड हो जाएगी, जबकि इवन न्यूट्रॉन का मतलब है न्यूट्रॉन की स्पिन जो है वो पेयर्ड हो जाएगी। यानी ये एटॉमिक नंबर ऑड है तो इसका मतलब है ये प्रोटॉन की वजह से एक्टिव है, इसमें कोई प्रोटॉन ऐसा है जो अनपेयर्ड है। या फिर इसको आप उलट कर दें, एटॉमिक नंबर इवन है तो प्रोटॉन तो इवन है, लेकिन न्यूट्रॉन जो है वो ऑड है, इसका मतलब है न्यूट्रॉन की स्पिन यहाँ पर अनपेयर्ड है और नेट दोनों केसेस में नेट स्पिन नॉन जीरो आएगी और इस तरह ये भी एनएमआर एक्टिव हो जाएंगे। इसी में हमारा कार्बन 13 वाला न्यूक्लियस आता है। कार्बन 12 वाले में देखिए उसमें एटॉमिक नंबर 6 है, इवन है। कार्बन 12 में न्यूट्रॉन भी 6 है, तो इसका मतलब है वो एनएमआर इनएक्टिव है। जबकि कार्बन 13 में जो प्रोटॉन नंबर है वो तो इवन है, लेकिन ऑड न्यूट्रॉन है, यानी इसमें 7 न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से इसकी नेट स्पिन जो न्यूक्लियर स्पिन है वो नॉन जीरो है। तो इसका मतलब है कार्बन 13 जो है हम इसका एनएमआर स्पेक्ट्रा ले सकते हैं, ये एनएमआर में विजिबल। अगर हम न्यूक्लियर स्पिन्स को देखें, जब तक आप किसी न्यूक्लियस को मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखते तो जो स्पिन स्टेट्स होती हैं वो डीजनरेट होती हैं, उनकी एनर्जी सेम होती है। लेकिन जो ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो उसमें दो तरह की स्पिन स्टेट्स आ जाएंगी, लो एनर्जी और हाई एनर्जी वाली। अब लो एनर्जी में स्पिन पॉपुलेशन थोड़ी ज्यादा होती है एनएमआर सिग्नल लेने के लिए, और जो हाई स्पिन है इसमें पॉपुलेशन कम होती है, हाई एनर्जी वाली स्पिन। तो डीजेनरेसी खत्म होती है जब स्पिन स्टेट, जब आप उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, स्पिन स्टेट्स तब उसमें आती हैं। और फिर स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे चेक करते हैं, m इज इक्वल टू 2l प्लस 1। l की वैल्यू न्यूक्लियर स्पिन अगर आप कार्बन में देखें 13 में l की वैल्यू 1/2 है, तो इसका मतलब है इसकी दो स्पिन स्टेट्स आएंगी। अब इसमें एक लो एनर्जी वाली स्पिन स्टेट होगी और एक हाई एनर्जी वाली, लेकिन इन स्पिन स्टेट्स जो है, ये जो स्पिन स्टेट्स हैं ये डीजनरेट होती हैं, इनकी एनर्जी सेम होती है जब तक आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते। याद रखिएगा जितनी पॉजिटिव वैल्यू स्पिन स्टेट की ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। यानी स्पिन स्टेट्स बढ़ती जाएंगी तो जिसकी पॉजिटिव वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो सबसे लो एनर्जी में आएगा, और जिसकी पॉजिटिव वैल्यू कम होगी वो हाई एनर्जी में चले जाएगा, यानी नेगेटिव वैल्यू। जैसा कि यहाँ देखिए, जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं, यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो स्पिन स्टेट्स डीजनरेट है, यहाँ पर उनकी एनर्जी सेम है। लेकिन जो ही आप उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये डीजनरेसी खत्म हो जाएगी, और जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी उनके दरमियान एनर्जी का डिफरेंस, ये जो डेल्टा ई है, वो भी बढ़ता चला जाएगा। अब इसमें जितनी ये पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होती जाएगी इसका मतलब उतनी ही लो एनर्जी होगी, और जितनी लो एनर्जी होगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, और हाई एनर्जी पर स्टेबिलिटी कम होती जाएगी जितनी नेगेटिव वैल्यू बड़ी होती जाएगी। तो इसका मतलब है जितना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा अप्लाई करते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा अप्लाई करने से जो स्पिन स्टेट्स हैं अल्फा और बीटा, इनके दरमियान डिफरेंस भी ज्यादा होता जाएगा। अब ये स्पिन स्टेट्स जो हैं, ये हमारे पास अल्फा है, ये बीटा है, ये +1/2 है, यानी लो एनर्जी है। तो जो स्पिन पॉपुलेशन है, जो न्यूक्लियाई की पॉपुलेशन है, जो न्यूक्लियॉन जो है हमारे पास, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन की पॉपुलेशन है, वो अल्फा स्पिन स्टेट में ज्यादा होगी और बीटा में कम होगी। अब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में जब रख देंगे फिर ये स्पिन स्टेट्स आएंगी, अदरवाइज ये डीजनरेट होंगी। ये जितना गैप है डेल्टा ई, जब इस गैप के बराबर हम उसको रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स प्रोवाइड करते हैं, यानी ये जो गैप है अल्फा और बीटा स्पिन स्टेट के दरमियान, इसकी जितनी एनर्जी है डेल्टा ई, अगर रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स की एनर्जी भी इतनी ही होगी, यानी ये बराबर आ जाएगी,
तो तब एनएमआर अब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगा। ये जो प्रोटॉन है, ये जो न्यूक्लियॉन है, जो अनपेयर्ड पड़ा हुआ है, ये लो से हाई एनर्जी में चले जाएगा, अल्फा से बीटा स्पिन स्टेट में चले जाएगा, और इस तरह ये हमारे पास एनएमआर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो जाएगा। अब ये जो गैप है, मैंने अभी बताया, जितना ये मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा देंगे, उतना ही ये गैप बढ़ता जाएगा। जितना ये गैप ज़्यादा पड़ेगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स की एनर्जी भी ज़्यादा होगी। जितनी ये एनर्जी ज़्यादा होगी, इसका मतलब है रेज़ोल्यूशन भी उतनी अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पर पीक्स के दरमियान गैप्स भी ज़्यादा आएगा, अच्छी पीक्स आएँगी। ये हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। तो ग्रेटर मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेटर एनर्जी का डिफरेंस, यानी जितना ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, ये डिफरेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। ये डिफरेंस ज्यादा होगा तो रेजोल्यूशन उतनी ही अच्छी होगी। मैथमेटिकली देखें तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट और डेल्टा, ये एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं, यानी जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, उतना ही एनर्जी का डिफरेंस यहाँ पर ज्यादा आता जाए। अब अगर हम प्रोटॉन एनएमआर और कार्बन 13 एनएमआर में देखें, तो जो प्रोटॉन एनएमआर है, उसमें प्रोटॉन की मैग्नेटोजाइरिक रेशियो ज्यादा होती है। मैग्नेटोजाइरिक रेशियो है क्या? मैग्नेटोजाइरिक रेशियो जो है, ये होती है रेशियो मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम की, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम की रेशियो है। जितना मैस ज्यादा होता है, उतनी ही ये मैग्नेटोजाइरिक रेशियो कम होती है। इसका मतलब है कि ये जो मैग्नेटोजेरिक रेशियो है, ये कार्बन एटम की कम होगी, क्योंकि कार्बन का मास ज्यादा है, और इसमें डिफरेंस जो होगा एनर्जी स्टेट्स का, वो भी चेंज हो जाएगा। वो भी डिपेंड करता है न्यूक्लियस पे, यानी न्यूक्लियस बदलता जाएगा। प्रोटॉन से कार्बन हुआ तो ना सिर्फ एनर्जी स्टेट्स, यानी अल्फा और बीटा स्पिन स्टेट्स में डिफरेंस आ जाएगा, बल्कि उसकी मैग्नेटो जायरिक रेशियो भी चेंज हो जाएगा। अब मैग्नेटोजाइरिक रेशियो कम होने से डिफिकल्टीज क्या अराइज होती हैं? कार्बन 13 स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करना क्यों मुश्किल है? कार्बन 13 स्पेक्ट्रम जब रिकॉर्ड करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं? एक तो प्रॉब्लम यही वाली आएगी कि ये जो हमारे पास है, मैग्नेटोजाइरिक रेशियो, सबसे पहले तो देखें, जो एयर प्रोटॉन होता है, सिर्फ प्रोटॉन, उसकी मैग्नेटोजाइरिक रेशियो सबसे ज्यादा होती है, जैसे हाइड्रोजन है। क्यों? क्योंकि उसका मैस सबसे कम है। तो इसका मतलब है मैग्नेटोजाइरिक रेशियो इससे ज्यादा किसी की नहीं हो सकती। जो कार्बन है, कार्बन चूंकि हैवियर न्यूक्लियाई है, उसकी जो मैग्नेटोजाइरिक रेशियो है वो कम होगी। रिजल्ट क्या निकलेगा? जो स्पिन पॉपुलेशन है, एक्सेस स्पिन पॉपुलेशन है, जो अल्फा और बीटा स्टेट में जो हमारे पास है, प्रोटॉन्स का, जो न्यूक्लियाई का डिफरेंस होता है, तो उसमें न्यूक्लियॉन का डिफरेंस होता है अल्फा और बीटा में। फॉर एग्जांपल, अल्फा में 500 है और बीटा में 300 है। तो ये जो स्पिन पॉपुलेशन, एक्सेस स्पिन पॉपुलेशन है लो एनर्जी स्टेट में, ये दोनों के दरमियान ये कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये डिफिकल्ट होता है स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करना। अब इसमें जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है कार्बन की, वो प्रोटॉन के मुकाबले में 4 गुना कम होती है। यानी जो प्रोटॉन है, अगर आप उसका 300 मेगाहर्ट्ज पर स्पेक्ट्रम जो है वो ले रहे हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसका प्रोसेस, तो इसका 1/4 कार्बन के लिए चाहिए, यानी सिर्फ 75। आपको पता है, जितना मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, उतनी ही रेजोल्यूशन पुअर होगी। मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा अप्लाई करते हैं, रेजोल्यूशन उतनी ही अच्छी होती जाती है। तो जो कार्बन है वो हैवियर न्यूक्लियाई है, उसकी मैग्नेटोजाइरिक रेशियो कम है, यानी उसका मैस ज्यादा है। मैग्नेटोजेरिक रेशियो कम होने से क्या होगा? अल्फा और बीटा स्पिन स्टेट में जो पॉपुलेशन डिफरेंस होता है वो थोड़ा हो जाता है, और उसकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है? 1/4 कम हो जाती है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। दूसरी डिफिकल्टी,
जो कार्बन 13 है, कार्बन का जो अबंडेंट आइसोटोप है वो है कार्बन 12। अब जो कार्बन 12 है वो एनएमआर एक्टिव ही नहीं है, जो 99% पड़ा हुआ। अब जो कार्बन का एक्टिव जो आइसोटोप है, जो एनएमआर में विजिबल है, जो एनएमआर अब्जॉर्प्शन प्रोसेस शो कर सकता है, उसकी परसेंटेज सिर्फ 1.08% है। यानी ऑलमोस्ट 100 मॉलिक्यूल में से 100 कार्बन में से एक कार्बन ऐसा होगा। बहुत लो नेचुरल अबंडेंस है। फॉर एग्जांपल अगर आप मीथेन की बात करें, तो अगर आपके पास मीथेन में एक ही कार्बन है, अगर मीथेन के आपके पास 100 मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 100 में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऐसा होगा जो एनएमआर एक्टिव होगा। ये जो कि एक कार्बन है, इसको अंडरस्टैंड करना आसान है। यानी मीथेन के 100 मॉलिक्यूल में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऐसा है जो कि एनएमआर अब्जॉर्प्शन प्रोसेस शो कर सकता है, जो कि एनएमआर एक्टिव हो सकता है, क्योंकि इसकी अबंडेंस बहुत कम है। तो एक तो जायरो मैग्नेटिक रेशो बहुत कम है और दूसरा नेचुरल अबंडेंस कम है। इसका मतलब ये निकला कि सिंगल मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल कंप्लीट स्पेक्ट्रम जो है उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। यानी आपके पास मीथेन का मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल से आप स्पेक्ट्रम नहीं ले सकते, बहुत ज्यादा सारे मॉलिक्यूल होंगे तो मिलकर हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा। यानी अगर एक मॉलिक्यूल है जिसमें 10 कार्बन हैं, तो उसमें सारे के सारे कार्बन जरूरी नहीं है कि एनएमआर वो एक्टिव हो कार्बन 13 वाले। कार्बन 13 वाले जो हैं उनकी प्रोबेबिलिटी है कि 1% होगा। यानी 100 में से एक कार्बन ऐसा होगा जो एनएमआर एक्टिव होगा। इसका मतलब है हमें बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल चाहिए और बहुत ज्यादा स्पेक्ट्रा चाहिए। यानी अबंडेंस कम होने की वजह से टाइम भी ज्यादा लगेगा स्पेक्ट्रा लेने में। हमें स्पेक्ट्रम ज्यादा लेने पड़ेंगे, ऑलमोस्ट 30 मिनट लग जाते हैं कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रा लेने में। और जो प्रोटॉन एनएमआर है वो 2-3 मिनट में आ जाता है। बचा क्या है, इसकी अबंडेंस बड़ी कम है, सारे कार्बन एक्टिव नहीं है। कार्बन 13 जो है वो एक्टिव हैं, कार्बन 13 एक्टिव हैं, तो उनकी अबंडेंस बहुत थोड़ी है। अगर मीथेन के 100 मॉलिक्यूल्स हों तो उनमें से एक ऐसा होता है जो एक्टिव होगा, जिसकी वजह से स्पेक्ट्रम आना है। तो एक मॉलिक्यूल जैसे प्रोटॉन एनएमआर में एक ही मॉलिक्यूल कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्पेक्ट्रम दे देता था, यहाँ हमें बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल की कलेक्शन चाहिए, ज्यादा सारे मॉलिक्यूल मिलेंगे तो फिर जाकर हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा। ये था डियर स्टूडेंट इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज देखेंगे और फिर हम इसमें डेप्थ को डिस्कस करते हुए फाइनल हम चेक करेंगे कि कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रा से आप स्ट्रक्चर को कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।